आप जिसकी बात कर रहे हैं कि मेरे लिए कोई अहमियत नहीं, मेरे लिए उस शहरी की जान, उसकी इज्जत, उसके बच्चे की ज़िंदगी सबसे अहम है, जिसने पूरा घर उजाड़ दिया। मोबाइल आपका मेरा छीनना रोज़ का मामूल है, लेकिन बिलावल भुट्टो का छीनेगा तो 3 दिन ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी। ने एक इंटरव्यू में कहा अरबों रुपए दिए जाते हैं, हारने वाले भी देते हैं, जीतने वाले भी देते हैं। जो बेशर्मी हुई है 8 फरवरी के इलेक्शन में, फॉर्म 47 पे हकीकी मैंडेट छीना गया। कराची में 19 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की थी, उसको दे दी जिसके घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने उसको वोट नहीं दिया। यानी मेरे हल्के से जिसके 6000 वोट थे, जो चौथे नंबर पे था, उसको MNA बना दिया। पैसे किसने लिए थे? एस्टेब्लिशमेंट ने, जिन्होंने उनको जितवाया, हमें हरवाया। चंद 100 वोटों के डिफरेंस में धांधली हो जाती, हेर फेर हो जाती, वोटर बुकें गायब हो जाती, डब्बे गायब हो जाते, डब्बे पहले से भर दिए जाते, प्रिजाइडिंग अफसर को खरीद लिया जाता, इलेक्शन के दिन नेटवर्क बंद कर दिया जाता कि टर्न आउट ख़त्म हो जाए। ये तारीख में कभी ये हरकत नहीं हुई, ये बेशर्मी नहीं हुई जो इस बार की गई। हुआ ये, उस रात को RO ऑफिस में प्रिजाइडिंग अफसर रिजल्ट्स लेकर गए। वो जितने रिजल्ट्स आ रहे थे डस्टबिन में फेंके गए और कहा कि नया कागज लाओ। वो काटा और नया रिजल्ट खुद से बस हिंद से लिख दिए। मीडिया के रिपोर्टर्स पे पाबंदी लगाई, पुलिस को तैनात किया गया, कंटेनर नस्ब किए गए। पूरी रात जो है रिजल्ट मैनेज हुए। जो बदमाश हैं, जिन्होंने बदमाशी लगाई, जब उन्होंने 2018 में बदमाशी लगाई थी, दूसरी पार्टियां चीखती थी, पुकारती थी, एहतजाज करती थी, इलेक्शन ऑफिस जाती थी, ठीक था? मसलन PTI को किसने इलेक्शन जितवाया? कैसे, मुझे बताए ना। 2018 में नेटवर्क बंद हुआ था, 2018 में किसी जमात का सिंबल छीना गया, 2018 में किसी के कागज़ नामजदगी छीनी गई, 2018 में किसी को कैंपेन जलसा जुलूस करने से रोका गया, किसी MNA MPA की वफादारियां तब्दील कराई गई थी, अगवा करके, तशद्दुद करके, केसेस बना के। यानी आप ये कह रहे हैं कि 2018 इलेक्शन जो फेयर था, फ्री था, धांधली से पाक था। 3.5 साल MNA रहे, क्या तरक्याती काम हुए आपके हल्के में और कराची में? हमें कराची में इमरान खान तो बिल्कुल नज़र नहीं आए, उनके काम भी नज़र नहीं आए। ये वाहिद शहर ऐसा क्यों है कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर नाले बना रहा है, आके बसों के प्रोजेक्ट्स दे रहा है? एक्चुअली तो सिंध हुकूमत नाकारा है, फेल है। सूबाई हुकूमत का कोई कॉपरेशन नहीं था हमारे साथ, और उनके सरबरा आसिफ अली जरदारी को हमने जेल में डाला हुआ था। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ कॉपरेशन करके? रुकावट थी, रेजिस्टेंस थी, हमारे हर काम में दरार थी। PTI का जो भी लीडर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, वो मिला हुआ है और कंप्रोमाइज्ड है। आपके बारे में क्या ख्याल है? गिरफ्तारी तो आपकी हुई है, लेकिन शहंशाहों की तरह अंदर गए हैं। दलेरी से मैंने जेल काटी है, दोबारा भी काटूंगा। 10 बार डालोगे 10 बार काटूंगा, और 10 बार जो किया है वो करोगे, फिर भी ऐसे ही खड़ा रहूंगा इमरान खान के साथ। अपनी बात नहीं की कि मेरे साथ ये हुआ, मैं इस मुश्किल में था। मैंने वहाँ जो प्रिजनर्स थे, जो उनके साथ गैर इंसानी सलूक होता, जो उनको गंदा गलीज खाना दिया जाता, जो जानवर को नहीं दे सकते, मुझे जिस जगह रखा था वहाँ इंसानों को नहीं रख सकते आप। जो उस कमरे के हालात, जेल के अंदर ही मेरे ऊपर FIA का केस आ गया। FIA वाले आए कि भाई ये आपने ट्वीट किया। ट्वीट भी क्या थी, शाहिद खाकान की एक कोई बयान था, वो मैंने शेयर किया हुआ था ट्विटर पे, उस पे मुकदमा बना हुआ है। जब मैं रूपोशी में था, वहां भी रैकी लगी हुई थी, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है वो कौन लोग थे जो उधर रैकी लगा के बैठे हुए थे। फ़ख्र पाकिस्तान इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में तमाम लोग अपने शहरों, ज़िलों और तहसीलों में एहतजाज की तैयारी रखें। आपने ये ट्वीट की 9 मई से पहले ही तैयारी खान साहब ने करवा दी थी। इमरान खान रेड लाइन है। ट्वीट में मुझे बताएं ना, कहाँ ये लिखा हुआ है कि आप टैंक और तोपे लेके चल दौड़े, या आप जो है वो क्या ट्वीट है? एहतजाज करना क्या आइन नहीं कहता कि एहतजाज करो? विक्टिम भी हम हैं। इमरान खान को गोलियां लगती है, इमरान खान के घर पे छापे मारे जाते हैं गैर कानूनी। फिर 9 मई को जो गिरफ्तारी होती है इमरान खान की, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। यहाँ बैठना मैं अपने लिए गवारा नहीं समझ, इससे मौत बेहतर है। इस तरह मैं अपने आप को तस्वुर भी करूं, अल्लाह की कसम मौत आ जाए मुझे, उससे बेहतर है। कराची में सबसे बेहतर काम किस जमात ने किया है? MQM, जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी? एक सड़क बना दे और सड़क के पीछे बत्ता ले रहा हूँ, और उस सड़क के पीछे बोरी बंद लाश भी दे रहा हूँ, और उस सड़क के पीछे जो है टारगेट किलिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं क्या मेयार रखूँ उसका? अगर आप एक लम्हे के लिए सोच लें कि CM बन गए, पहला काम क्या करेंगे? क्या विजन है, क्या पहला काम करेंगे? सारे ब्यूरोक्रेट्स जेल में होंगे।
फैसल वाडा को अपनी टीम में रखा हुआ था, तो तब मेरा ख्याल है वो फिर अच्छे होंगे। माजी में हमारी बहुत गलतियां रही हैं, जिसका अक्सरियत का इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया। बहुत सी गलतियों का हम आज खुमियाजा भी भुगत रहे हैं। फैसल वाडा उनमें से एक है। फैसल वाडा वो कहते हैं कि इमरान खान को और पीटीआई को खुशामदी टोले ने बर्बाद किया। करीब तो थे, खुशामदी टोले में भी थे या नहीं थे? मैं लगता हूँ आपको फैसल वाडा तो लगता है ना, इसीलिए तो वो किस पार्टी से वो सेनेटर बना, मुझे ये बताएं ना। मुर्तज़ा आप काम कहाँ कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी किधर नज़र आती है? वो मैंडेट चोरी करके आया हो, जिसका जन्म ही नाजायज़ हो, जो बंदा पूरे सिस्टम को रोंकते हुए आया हो, पुलिस का इस्तेमाल करते हुए बदमाशी से आया हो, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि ये इस शहर की बेहतरी के लिए काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ख़बर दुनिया पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं अली रज़ा। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, वो कराची की जानी मानी शख्सियत हैं, फ़लाही कामों में आगे आगे रहते हैं और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ हमेशा बगावत करते नज़र आए हैं। जनाब आलमगीर खान साहब, सर वेलकम। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बेहतरीन सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर फ़लाही कामों में पेश रहते हैं। डिग्री बिज़नेस की है, बीबीए किया, फिर इस्लामाबाद से भी आपने तालीम हासिल की, तो एकदम से ये किस तरह आप सियासतदानों वाले साइड पे आ गए? यहाँ तो पढ़ाई का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिज़नेस ग्रेजुएट बच्चा इस तरफ कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली मेरी फैमिली का हमारा ऑटोमोबाइल का बिज़नेस है। 80s से मेरी फैमिली कराची में बिज़नेस कर रही है। पहले ट्रक्स हैवी व्हीकल का था, फिर गाड़ियों का, तो वो एक वही फैमिली का वो सिस्टम सारा फॉलो करते हुए तो बिज़नेस की ये डिग्री और ये पढ़ाई की। और मेरे घर में जितने अफराद हैं वो सब बिज़नेस की तरफ ही जाते, और तो वो स्टूडेंट लाइफ में ही मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गया था। 2009 में मैं ISF की बुनियाद रखी थी, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की, कराची में, फिर सिंध में इसको फैलाया, और फिर 2016 में जो है वो फिक्सिट की बुनियाद रखी। और तो मैं मतलब 2009 से ही उस वक्त की पार्टी छोटी थी, मुझ जैसे नौजवानों को मौका मिला, एक्सपोजर मिला, हमें वो बहुत से मौके मिले कि हम इमरान खान के करीब रह सकते उस वक्त। यानी मैं उस वक्त कराची ISF को लीड कर रहा था, मुराद सईद उस वक्त KP के ISF को लीड कर रहा था, हसान नियाज़ी लाहौर ISF को देख रहा था। ये सब वो लोग हैं जो, ये नर्सरी थी इन नौजवानों के लिए। और बाद में फिर 2011 के बाद ये पार्टी बढ़ गई, फल फूल गई, और हम ही में से लोग, कोई कोर कमेटी में चले गया, कोई MNA बन गया वगैरह। और 2016 में फिक्सिट की बुनियाद रखी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मैं मेन स्ट्रीम में आया, लोगों में जो है वो एक रिकग्निशन हुई वगैरह, और फिर 2018 में जो है वो इलेक्शन लड़ा। भाईजान, आपको ये लगता था कि फ़लाही कामों से मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ जाऊंगा, इसीलिए फ़लाही काम शुरू किए थे? नहीं, फिक्सिट ने जो सबसे पहली एक्टिविटी की थी वो कोई फ़लाही काम नहीं था। फ़लाही काम इन अदर सेंस था कि हमने एक खुले गटर के साथ मुतवज्जे करने के लिए इंतज़ामिया को वहाँ चीफ़ मिनिस्टर का खाका बनाया। और ये रशिया में हमने ये चीज़ देखी थी कि वहाँ एक प्राइवेट वेबसाइट ने, उन्होंने एक घड़े के साथ मेन रोड पर मेयर और डिप्टी मेयर और गवर्नर के खाके बनाए, और फिर वो 3 दिन में वो मसला हल हो गया। तो ये चीज़ हमने यहाँ अपनाई कि शायद हम इस तरह का कुछ करें और वो मसला फ़िक्स हो जाए। वो मसला फ़िक्स होने के बजाय हमें फ़िक्स करने निकल पड़े। और इसी तरीके से कचरे का मसला, शहर में 12,000 टन कचरा प्रोड्यूस होता, उसको लैंडफिल तक पहुंचाने का गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन ना होना, गार्बेज कलेक्शन का निज़ाम ना होना, और ये गली मोहल्लों में सड़कों पर ये कचरा पड़ा होता। तो इसके लिए भी हमने एहतजाज किया CM हाउस के बाहर। तो हमारी बुनियाद शुरुआत एहतजाज से शुरू हुई। फिर जब इनसे ना हुआ, इनसे ना होता कोई रद्द अमल, कोई रिस्पांस ना मिलता पॉजिटिव, तो वही काम हमने ख़ुद भी शुरू किए अपने छोटे थोड़े से वसाइल से। अल्हम्दुलिल्लाह वो वसाइल भी बढ़ते चले गए, वो काम भी एक्सपेंड होता चला गया। किबला, ये बताएं कि आपने एहतजाज किया CM हाउस के बाहर, पानी को बाल्टियों में डाला, गंदे पानी को, और CM हाउस के बाहर जाके फेंकना शुरू कर दिया आपने, आपकी टीम ने। ये ठीक तरीका कार है? देखें,
मैं एमएनए था, ये दूसरी बार मैं गया था। इससे पहले मैं कचरा लेकर गया था, और ये जो मैं गया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये मैं सीवरेज का पानी लेकर गया था। मेरे हलके में एक इलाका है हज़ारा गोट, वहाँ पे महीनों महीनों सीवरेज का पानी खड़ा रहता, और मैं इदारे को, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कंप्लेन करता। मैं उनके पास जाता कि इस मसले को हल करें, जिसका एक काम है, वो उनकी कान पे जूं नहीं रेंगती। मैं एहतजाज भी करता वहाँ पर, रिकॉर्ड पर है ये, मैं कोई खुद से नहीं कह रहा, ठीक है। कुछ नहीं होता। बिल आखिर जब कोई इदारा नहीं सुनता, ना दरख्वास्तें ना अर्जियों पर कोई रद्द अमल मिलता, तो ये एक एहतजाज का तरीका है जो हमने अपनाया, और सीएम हाउस के बाहर हम वही गटर का पानी लेकर गए, हमने एहतजाज किया। और अगर ये कि कोई अपनी तौहीन समझता तो वो गलत समझता है, वो इशू को हल करे, मैं खामोश हो जाऊंगा। इशू हल हो गया था? नहीं हुआ। फिर दोबारा जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। यानी आप इस प्रोसेस को, इस तरीक़ेकार को ठीक समझते हैं? 100%। एमएनए बनने के बाद भी, कोर कमेटी का पार्ट ऑफ पीटीआई का कोर कमेटी के बाद भी? एक चीज़ समझें, मैं इशू की निशानदेही के लिए करता हूँ, मसाइल की निशानदेही के लिए। मैं जो खुले गटर के साथ अगर खाका बना रहा हूँ किसी का, उनको मुतवज्जे करने के लिए, ना कि किसी की तौहीन करने के लिए। मैं उधर बहुत कुछ लिख सकता था, मैं उधर बहुत कुछ गलत, उल्टा सीधा, तहजीब से गिरी हुई चीज़ें कर सकता था, लेकिन मसला सिर्फ इशू की निशानदेही करना, नंबर 1। नंबर 2 ये देखें, नौजवानों में ये तबलीग बेदारी पैदा करनी, हर किसी के पास ना ये माइक होता, हर किसी के पास ना सोशल मीडिया होता, हर किसी के पास ना जलसे जुलूस के लिए लोग होते, ना वसाइल होते, ना पैसा होता। मेरी आवाज़ में वज़न कैसे आएगा, मेरी आवाज़ की सुनवाई कैसे होगी? मुनफरिद आइडियाज़ पर काम करके, दुनिया भर में देखना कि डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे की जाती है। ये तो बड़ी शराफत है हमारी कि हम सिर्फ कचरा लेके गए। यूक्रेन में तो पार्लियामेंटेरियंस को कचरे के डब्बे में डाल दिया था। ये तो बड़ी शराफत है। दुनिया भर में जो एहतजाज के तरीक़ेकार होते, अगेन देखें, ये मैं क्यों, ये नौहियत, ये नौबत आती, सुनते नहीं, ये लोग हल नहीं करते मसला। और मैं वो नहीं हूँ कि मैं एडजस्ट होना शुरू कर दूँ। मैं नहीं हूँ कि स्ट्रीट क्राइम रोज़ का मामूल बन गया है। कराची में 2025 में 14,000 मोबाइल छिन गए तो मेरा भी छिन जाए। क्यों छिन जाए? इनके बाप का है क्या? इसी अंदाज में कचरा सड़कों पे पड़ा है तो मैं नहीं एडजस्ट होऊंगा। भाईजान, गुजारिश ये है, कचरा हो या पानी, गंदा पानी हो सीवरेज का, वो हट्टा फिर भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये लगता है कि पॉपुलैरिटी के लिए या मेन स्ट्रीम मीडिया में आने के लिए आपने काम किया, लेकिन अब आप नहीं समझते यार ये मुझे काम नहीं करना चाहिए था? नहीं, मेरी बात समझे, मसला हल नहीं हुआ, लेकिन सीएम हाउस के पर कचरा लेकर गया, ये ज़रूर हुआ, मीडिया ने उसका तसलसल क्रिएट किया, पूरी एक कैंपेन बनी, इनको जवाबदेह ठहराया, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि कराची में चाइनीज़ कंपनी को आउटसोर्स किया गया कचरे की कलेक्शन। 26 से $30 या उससे ज़ायद अब वो चाइनीज़ कंपनी चार्ज करती, और पहले से हालात बेहतर हैं। चाइनीज़ ने लैंडफिल साइट भी क्रिएट की, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन क्रिएट किए। अभी तक भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रही है चाइनीज़ कंपनी की जानिब से, जिसके पैसे दिए जा रहे हैं जो उनके साथ एग्रीमेंट के मुताबिक है, लेकिन पहले की निस्बत हालात बेहतर हैं। ये एक्चुअली जो बात है वो है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये किसी सियासी जमात का भी काम नहीं है, ये हर फर्द का काम है कि अपने सिविक राइट्स को समझे और निकले, आवाज़ उठाए। बिल्कुल ठीक। किबला 2016 में फिक्सिट का बाकायदा आगाज़ किया। फिक्सिट के पीछे कौन है? क्या मतलब पीछे? मतलब हु सपोर्ट्स फिक्सिट? फिक्सिट देखें, हम 2 लोगों ने शुरुआत की थी 2016 में, मैं था और सैयद मोहम्मद ताहा था। हमने ये जो एक्टिविटी थी मेन होल वाली, ये हम 2 ही फ़र्द थे, और सोशल मीडिया पे वो चीज़ क्लिक हो गई, और उसके बाद फिर हमने एक तसलसल बनाया। ये एडवांटेज मुझे ज़रूर था कि चूँकि मैं पहले तहरीक इंसाफ से मेरी वाबस्तगी थी, इमरान ख़ान से मेरी वाबस्तगी थी, मेरी एक ट्रेनिंग थी वहाँ, और वहाँ एक एक्सपोजर था जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया। तो वो बहुत सी चीज़ें, यानी मीडिया को टैकल करना,
या गवर्नमेंट का प्रेशर को डाइजेस्ट करना, ये सारी वो ट्रेनिंग का हिस्सा था कि वो मैं कर सका। अगर एक नॉर्मल कोई शख्स होता शायद वो उसके लिए वो प्रॉब्लम्स आती उसको फेस करने में। तो ये एक वो ट्रेनिंग थी जो ये जिसने मुझे एडवांटेज दिया। रही बात कि कौन था, तो ये सोशल मीडिया पे जो सपोर्ट कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सपोर्ट कर रहे थे, बशमूल एंकर्स जो ओपिनियन क्रिएट कर रहे थे, और फिर जब मैं खुद से मेन होल कवर लगाना शुरू किए तो उस वक्त जो भी शहरी मेरे साथ आए उसमें पार्टिसिपेशन की। और आज दिन तक फिक्स इट सिर्फ आज तो ना हमारी गवर्नमेंट है बल्कि शदीद रियासती जबर का हम जो है वो शिकार हैं, उसके बावजूद फिक्सिट अल्हम्दुलिल्लाह फिक्सिट के फलाही काम हर शहर में पहुंच रहे हैं। फिक्सिट के जो टीम है कितने मेंबर्स हैं, और अहम बात फिक्सिट की फंडिंग कहाँ से होती है? मतलब पैसे चाहिए सारे काम करने के लिए, आपने पूरे शहर को। फिक्सिट की डोनर बेस यकीनी तौर पे क्राउड फंडिंग है, ऐसे नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है हमारी। आम लोग हमें डोनेशन देते, और अक्सर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड फंडिंग होती कि लेट से मिसाल दे रहा हूँ, ये मस्जिद है या कुआं बनाना है या कोई फलाही काम करना है, हमने इसका अनाउंस किया तो लोग आके उसमें इमदाद कर जाते। तो मेजॉरिटी हमारे काम प्रोजेक्ट्स इसी अंदाज में चल रहे होते। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जैसे एक यतीम घर है उसकी एक परमानेंट फंडिंग है, हर बच्चे का, यतीम बच्चे का अपना स्पॉन्सर होता है। तो बेशतर काम ऐसे हैं जहाँ रेगुलर फंडिंग होती है, बेशतर ऐसे हैं जहाँ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होती है, लेकिन ये क्राउड फंडिंग है जो लोग हमें आम लोग सपोर्ट करते हैं। इसका पूरा जो एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको जांच पड़ताल की जाती है, या कल को पूछा जाए कि सर आप इसका, अगर कोई इदारा पूछे कि जी ये फिक्सिट जो काम कर रही है हमें इसकी ज़रा चार्जशीट देखनी है, कहाँ से फ़ंड आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, तो पूरा निज़ाम है 100%। इसमें ऐसा है कि एक तो सालाना थर्ड पार्टी ऑडिट होता फिक्सिट के तमाम फाइनेंशियल्स जो भी हैं, और जो भी कानूनी तरीक़ेकार है वो तो हम पे लाजिम है कि हम उसको फॉलो करें। सर जो फिक्सिट के बाद अब देखें, आपने एक सवाल का भी जवाब दे दिया साथ ही कि मैंने जो गटरों पे वज़ीर आला की कायम अली शाह की पिक्चर लगाई वो एक अलामती था, अब हर जगह कहते हैं। तो हालात फिर भी नहीं बदले, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो एक तरीक़ाकार है, यानी गटरों पे भाईजान वज़ीर आला है वो, आपने उसी की तस्वीर लगा दी शुरू में, फिर आपको गिरफ़्तार भी आप हुए, तो गिरफ़्तारी की वजह उनकी पिक्चर लगाना थी या कोई और वजह थी? या देखें, ये मे भी आपके सोचने का तरीका ही है, मेरे सोचने का ये तरीका है कि जिसका बच्चा माचकोट में, सऊदाबाद में, ये वो बल्दिया में, ये वो जगहें बता रहा हूँ जहाँ ये वाक़यात रिपोर्ट हुए, कच्ची आबादियों में जिनके बच्चे गिरे मेन होल के अंदर, 3-3 दिन उनकी लाशें वर्षा ढूंढ रहे थे कि कहाँ हैं, आखिर में पता लगा कि गटर के अंदर हैं। वो खुले मेन होल थे, जिन बाइक्स के एक्सीडेंट होते, रक्शे वालों के एक्सीडेंट्स होते खुले मेन होल के बाइस, मेन रोड्स पर जो है वो मौत के कुएं बने हुए हैं जो ये मेन होल की शक्ल में। जो एक आम शहरी की डिसरिस्पेक्ट होती, जो एक आम शहरी की ज़िंदगी जाती, वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि उसका खाका बनना, उसकी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। मेरे लिए उस शहरी की जान, उसकी इज़्ज़त, उसके बच्चे की ज़िंदगी सबसे अहम है जिसने पूरा घर उजाड़ दिया, नंबर 1। तो मैंने उसको एड्रेस करने के लिए ये तरीक़ेकार अपनाया, और इस पे जो कोई अपनी राय रखता वो रखे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिस्टम को झंझोड़ा है हमने, सिस्टम को हिलाया है हमने। आज गटर का ढक्कन हमने इसको इशू बनाया, आज से पहले ये इशू नहीं था कराची में, इसको लोग इशू समझते ही नहीं थे। लोग मर रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कचरा शहर में आज से नहीं 12,000 टन कचरा डेली प्रोड्यूस हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर के बाहर है, बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं, कचरे से होते हुए गुजर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इशू बनाया, इसको मेन स्ट्रीम में लेकर गए, और अपने मुनफरिद आइडियाज़ और डेमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए इसी अंदाज में पुलिस की रिश्वतखोरी 50-100 रुपये हर चौराहे पे लेते हैं, हमने इसको इशू बनाया।
तो हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर हम काम करते हैं जो आम आदमी के ओवरलुक नज़रअंदाज किए गए इश्यूज़ हैं, जो मेन स्ट्रीम की जीनत नहीं बनते। यानी मोबाइल आपका मेरा छीनना रोज़ का मामूल है, लेकिन बिलावल भुट्टो का छीनेगा तो 3 दिन ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी। ये फ़र्क है, यही चीज़ के एक आम आदमी के इश्यूज़ को वीआईपी, जो एक वीआईपी के नज़दीक जो इश्यूज़ घूम रहे होते हैं, एक आम आदमी को भी वही चीज़ आए, वही उसके लिए सिस्टम उसके लिए काम करे, जो कि नहीं होता। तो फिक्सिट ने पहले दिन से ये हिकमती अमली अपनाई। सर आपको टिकट 2018 में मिला, इलेक्शन लड़े, जीत गए। टिकट लेने के लिए क्या मुश्किलात पेश आई? या पैसे दिए थे? 1 रुपया नहीं दिया सर? मैं बताता हूँ उसके। हुआ ये कि 2018 में जनरल इलेक्शन में खान साहब जिस नशिस्त से कराची से लड़े थे, गुलशन इकबाल से, तो मैं जनरल इलेक्शन में तो मैं नहीं लड़ा था, बल्कि मैं खान साहब के हलके में उनकी कैंपेन देख रहा था, जहाँ मेरी अपनी रिहाइश भी है। फिर जब उन्होंने वो नशिस्त छोड़ी, उन्होंने 5 हलकों से गालिबन इलेक्शन लड़ा था, तो एक उन्होंने मियावली वाली रखी और बाकी सब छोड़ दी थी। तो फिर 3 महीने बाद अक्टूबर में मैंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा। टिकट का हुआ ये था कि 3-4 टिकट एप्लीकेंट्स थे, जिसमें उन्होंने पार्टी ने सर्वे कॉल किया था, उन्होंने थर्ड पार्टी सर्वे कराया था हल्के के अंदर, ठीक बात है। उनका अपना सैंपल साइज़ होता है वगैरह वगैरह। उसमें मेरा सबसे अच्छा जो है वो सर्वे में रिज़ल्ट आया था, पॉपुलैरिटी आपके नाम आ गई। तो उस बुनियाद पे, यानी वो एक मेजर उसमें था कि उस बुनियाद पे मुझे टिकट मिला। कोई पैसे नहीं दिए, जाहिर है। लेकिन अभी आपने एक इंटरव्यू में कहा कि करोड़ों और अरबों रुपए दिए जाते हैं, हारने वाले भी देते हैं, जीतने वाले भी देते हैं। सर वो किस्सा क्या है? अच्छा, वो किस्सा ये है कि इस बार जो बेशर्मी हुई है 8 फरवरी के इलेक्शन में, मैं नहीं जानता आपको उसका बैकग्राउंड पता हो जो मैंने वो जुमला कहा। बेशर्मी ये हुई है कि फॉर्म 47 पे हकीकी मैंडेट छीना गया। यानी मैं एक सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान में मैं हूँ, जिसके 1,11,000 के करीब वोट होते हैं, और अगले सुबह जो है वो फॉर्म 47 में 1100 वोट बना दिए जाते हैं। और मेरे पास 293 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 मौजूद हैं। एक पोलिंग से जो है मेरे पास रिज़ल्ट मौजूद है, जिस पे प्रिजाइडिंग अफसर से लेके तमाम सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत और अंगूठे हैं, जो हमने ट्राइब्यूनल में चैलेंज भी किए हुए हैं। तो ये बेशर्मी की कि 180 नशिस्तों वाली सीट को जमात को 90 सीटों पे ले आए, और 17 सीटों वाली जमात नून लीग को हुकूमत पे बिठा दिया। ये जो मैंने कहा कि हारने वाले से भी पैसे लिए, यहाँ तो जितवाया गया सबको। यहाँ तो यानी कराची में 19 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं फॉर्म 45 पे, वो उसको दे दी जिसके घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने उसको वोट नहीं दिया। यानी मेरे हल्के से जिसके 6000 वोट थे, जो चौथे नंबर पे था, उसको MNA बना दिया। तो ऐसे भी केसेस हैं कि 3-4 लोगों से पैसे लिए और उनमें से एक को जितवा दिया, और बाकी 3-4 वैसे ही घूम रहे हैं कि हमारे पैसे जो है वो खा गए ये लोग। तो वो मैंने एक्चुअली ये किस्सा बताया था, और ये किसी और ने नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किया। पैसे किसने लिए थे? इस्टेब्लिशमेंट ने, जिन्होंने उनको जितवाया, हमें हरवाया। अच्छा, तो आधी रात को MKM वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे। एक तरफ आपके 1,11,000 वोट थे, आप क्लेम कर रहे हैं। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पता आपको लग गया था कि काम हो गया, गेम उतर गई है, या नहीं आपको लगता था ऐसा नहीं होगा? देखें, यकीनी तौर पे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमें ये तो नज़र आया कि ये कोई प्लान का हिस्सा है। लेकिन हमने तारीख़ में ये देखा है कि धांधली जब भी हुई है चंद सीटों पर हुई है। यानी ये होता है, तरीक़ेकार यही रहा है माजी में कि चंद 100 वोटों के डिफरेंस में धांधली हो जाती, चंद मैक्सिमम चंद हज़ार वोटों के डिफरेंस में धांधली हो जाती, हेर फेर हो जाती, वोटर बुकें गायब हो जाती, डब्बे गायब हो जाते, डब्बे पहले से भर दिए जाते, प्रिजाइडिंग अफसर को ख़रीद लिया जाता। ये हिकमत अमलिया रहती है, लेकिन ये नहीं, ये चंद जगहों पे होता है। ये नहीं होता कि यानी पूरे कराची में लेट से ये 21-22 हलके हैं तो 22 के 22 हलकों में ये सब चल रहा हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन इस बार बेशर्मी ये थी कि पूरे पाकिस्तान में
आप देखें कि तहरीक इंसाफ को सबसे पहले तो सिंबल नहीं दिया, सिंबल हमारा छीना, फिर उसके बाद उल्टे सीधे सिंबल्स दिए हमें, मुझे बैंगन का दिया, किसी को रक्षा दिया, किसी को चारपाई दिया, MPA का अलग सिंबल, MNA का अलग सिंबल, कागज़ नामजदगी थी वो छीन रहे होते हैं वहाँ पे लोग, और फिर उसके बाद जब हम जमा कराते तो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हमारे कागज़, ना हम कैंपेन कर पाते, ना जलसा, ना जलूस, ना इमरान खान की तस्वीर, ना कोई हम कहीं झंडा लगा पाते, और बिल आखिर इलेक्शन के दिन नेटवर्क बंद कर दिया जाता है कि टर्न आउट ख़त्म हो जाए। ये तारीख़ में कभी ये हरकत नहीं हुई, ये बेशर्मी नहीं हुई जो इस बार की गई। और फिर उसके बावजूद भी आवाम निकली, उसके बावजूद भी मैं कराची के सिर्फ स्टैट्स बताऊं कि कराची में तहरीक इंसाफ को 12.5 लाख वोट पड़ा, और जिस जमात को ला के MQM को बिठाया इसके कुल मिला के 60,000 वोट नहीं, 60,000 पूरे कराची से। तो ये बेशर्मियाँ तो हमने माजी में कभी नहीं देखी। सर ये आपको वोट इतने पड़ गए, लोगों ने मोहब्बत की, ज़ाहिर बात है उनकी मोहब्बत का इज़हार वोट डालना था, आपके इलाके में भी और PTI में भी। कितने वोट पड़े सर PTI को, कितने लाख? कराची में 12.5 लाख, 12.5 लाख लोग वोट पड़े। सर कितने MNAs ने अपने लोगों के साथ एहतजाज किया अगले दिन जब उनको पता चला कि हमारा काम हो गया? पता चल गया था आपको, आपने अभी कहा है, तो एहतजाज किया? बिल्कुल किया, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। कितने लोग थे? मतलब तो सर बड़े चंद 100 भी नहीं थे। जितने भी लोग थे, तहरीक इंसाफ ने उस दिन वहाँ पर एहतजाज किया, और जमात इस्लामी ने भी उस दिन वहाँ पर एहतजाज किया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का दफ्तर पासपोर्ट ऑफिस सदर के साथ है, ऑन रिकॉर्ड है कि वहाँ हमने प्रोटेस्ट किया था, और बल्कि मैंने ही सबसे पहले उस प्रोटेस्ट की कॉल भी दी थी, तो वो तो रिकॉर्ड पर है। असल चीज़ ये है, देखें ये बड़ा गलत एक तासुर है कि विक्टिम से सवाल हो रहा है आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। बदमाश से तो सवाल करो ना कि बदमाशी क्यों की तुमने, क्यों तुमने आइन तोड़ा, क्यों कानून तोड़ा, क्यों लोगों को अगवा कर रहे थे, क्यों आप जो है नताइज छीन रहे थे, क्यों मैंडेट छीना। विक्टिम से सवाल हो रहे, तुमने एहतजाज क्यों नहीं किया। दूसरी चीज़ ये देखें, सबसे अहम बात ये है, मैं फिर से ये जो मैंने इतनी लंबी तमीद बांधी वो इसलिए बांधी कि हमारी जो कैलकुलेशन थी वो यही थी कि इतने बड़े, यानी मैं अपने हल्के की अगर बात करूं, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि इतने लाख वोट के डिफरेंस, यानी जो सेकंड रनर अप था मेरे हल्के में उसके 23,000 वोट थे, या 22-23,000 वोट थे जमात इस्लामी का। ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बेशर्मी करेंगे कि ये 1 लाख वोट उड़ा देंगे, और ये माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक बात है। तो इसीलिए हमने बहुत सी तैयारी की भी नहीं थी इन चीज़ों के लिए कि अगर ऐसा हो गया। हमें ये पता था, हमें ये भी पता था किताबें गायब हैं, 10 से 15,000 वोटर बुक्स हर हलके में मैनेज हुई हुई है, ये पता था हमें ये भी पता था प्रिजाइडिंग अफसर ये अपने लाएंगे, हमें ये सारी हरकत पता थी। जो इलेक्शन डे पर हम तैयार थे, हमारे पोलिंग एजेंट्स ट्रेंड थे। मेरे हलके में 293 पोलिंग स्टेशंस हैं, 1200 मर्द और औरतें पोलिंग एजेंट्स हमने तैयार की हुई थी, जो वहाँ पर लड़ी, फॉर्म 45 लेकर आई। रात के 4-5 बजे तक हम फॉर्म 45 जो है वसूल कर रहे थे। फॉर्म 45 तक पूरा प्लान था हमारा, पूरी तैयारी थी। ये तारीख में नहीं हुआ कि फॉर्म 47 एक कागज़ है उसकी बुनियाद बना, यानी RO ऑफिस में हुआ ये। उस रात को RO ऑफिस में प्रिजाइडिंग अफसर रिजल्ट्स लेकर गए, वो जितने रिजल्ट्स आ रहे थे डस्टबिन में फेंके गए, और कहा कि नया कागज़ लाओ, हम बता रहे हैं रिजल्ट बनाएंगे। हम वो काटा और नया रिजल्ट खुद से बस हिंद से लिख दिए। और आपको याद होगा मीडिया के रिपोर्टर्स पे पाबंदी लगाई, पुलिस को तैनात किया गया, कंटेनर नस्ब किए गए और पूरा ब्लैकआउट किया गया, और फिर पूरी रात जो है रिजल्ट मैनेज हुए। सर जो बदमाश हैं जिन्होंने बदमाशी लगाई, जब उन्होंने 2018 में बदमाशी लगाई थी तो दूसरी पार्टियां चीखती थीं, पुकारती थीं, एहतजाज करती थी, इलेक्शन ऑफिस जाती थी। सर तब ठीक था मसलन 2018 में आप PTI को किसने इलेक्शन जितवाया? कैसे, मुझे बताएं ना। 2018 में ये इसको रिवर्स ले जाते हैं। 2018 में नेटवर्क बंद हुआ था, 2018 में किसी जमात का सिंबल छीना गया, 2018 में किसी के कागज़ नामजदगी छीनी गई, 2018 में किसी को कैंपेन जलसा जुलूस करने से रोका गया, 2018 में किसी MNA MPA की वफादारियां तब्दील कराई गई थी, अगवा करके, तशद्दुद करके, केसेस बना के। 9 मई की प्रेस मुझे नहीं की ना,
सर ऐसे नहीं हुआ, क्या अच्छा आप ऐसे नहीं हुआ। कि- अब मैं आपके जवाब की तरफ सर, ये आइए। अब मैं आपके जवाब की तरफ सर 2018 में मैं अपने हलके से मिसाल दूँ, इमरान खान साहब जब इलेक्शन लड़े 2018 में, तो मैं उनका कैंपेन मैनेज कर रहा था। आज भी मेरे पास 2018 के फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं इमरान खान के इलेक्शन के। ठीक है। इमरान खान के गालिबन उस टाइम 92-93 हज़ार वोट थे। इन 5-6-3.5 साल हमारी गवर्नमेंट रही, उसके बाद भी, उससे पहले भी किसी ने चैलेंज नहीं किया। आज भी अगर कोई चैलेंज करता है तो मैं बैठा हूँ उसके लिए फॉर्म 45 लेके। हम अगर आज ये बात कर रहे हैं धांधली की, हम ट्राइब्यूनल में भी गए हैं, हम आलमी मीडिया के पास भी गए, हम चीफ जस्टिस के पास भी गए, हम तमाम फोरम्स पर गए हैं अपना मुकदमा लेके। इनमें से तो कोई भी नहीं गया। मुझे बताएं ना, सिर्फ इमरान खान के नशिस्त का छोड़ दें, जब बाई इलेक्शन में मैं लड़ता 2018 में, उसके फॉर्म 45 भी मौजूद है मेरे पास। एमक्यूएम का रनर अप था, मुझे तो कहीं वो ट्राइब्यूनल में नहीं आया वो कि अपना मुकदमा लेकर आयो, अपने फॉर्म 45 लेकर आयो। मैं आज चैलेंज करता हूँ, अपने फॉर्म 45 ले आए 2018 के। यानी आप ये कह रहे हैं कि 2018 इलेक्शन जो फेयर था, फ्री था, धांधली से पाक था, कराची का। नहीं, मैं ये कहता हूँ 5%, 6% या बहुत ज़्यादा भी 10% का होता है चांस हर इलेक्शन में, हर जगह जिसका जहाँ असर व वसूख चलता है वो होता है। लेकिन ये जो एक सिस्टमेटिक, एक रियासती पॉलिसी के तहत ये पहली बार हुआ है, और जिस अंदाज में हुआ है इसकी कोई तारीख नहीं मिलती। 3.5 साल आप MNA रहे, कमो पेश 3 साल 7 महीने 20 दिन काम किए थे। क्या तरक्याती काम हुए हैं आपके हलके में और कराची में? सर मेरे हलके में हमें सालाना 15 करोड़ रुपए मिलते थे, जो PWD एक इदारा था उसके तहत आते थे, और उसमें हम तकरीबन 3 साल के मिला के और बाद में कुछ और भी हमें एक्स्ट्रा फंड्स दिए, तो 55 करोड़ रुपए थे, जिसमें हमने कोई गालिबन कमो बेश 70 के करीब तरक्याती काम थे जो अपने हलके में गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर में हमने किए, जिसमें पार्क्स थे, क्रिकेट ग्राउंड्स थे, जिसमें सड़कें थी, सीवरेज का काम था। वो सब रिकॉर्ड पे है सोशल मीडिया पे, एक जगह। बल्कि मैं वो वाहिद अवामी नुमाइंदा था उस वक्त कि हर काम पर खड़े होके ठेकेदार का नाम बताता, उसकी लागत बताता उस प्रोजेक्ट की, और तीसरी चीज़ पैमाइश बताता जो उसकी जो उसके प्रपोज़ल में मौजूद होता, और कोशिश यही रहती कि 1 रुपया भी किसी को खाने ना दें। हालांकि उस टाइम भी जो सरकारी इदारे के लोग थे वो पैसे खा रहे होते थे, लेकिन मैंने कोशिश की कि 1 रुपया भी किसी को हराम ना खाने दूं इसमें। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम की कि मोहल्ले को इंगेज रखा, हर प्रोजेक्ट पे जो भी तरक्याती काम होता उस पे मोहल्ला कमेटी नाफिज होती, वो उसको ओवरसी करती, उसको चेक करती, और वो एक चीज़ की हमें अपडेट देती। तो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी कैंपेन थी वो सारी, उसको रिकॉर्ड पे लाने के लिए। रही बात तहरीक इंसाफ ने क्या किया, अच्छा ये जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ सिर्फ मेरे हलके में नहीं, ये हर हलके में उस टाइम ये चल रहा था, प्रोवाइडेड कि ये काम MNA का नहीं होता ना था, ये बल्दियाती हुकूमत का काम होता है, सूबाई हुकूमत के इदारे थे, ये हमारा काम नहीं था। उनकी नाअहली, नाकामी, फेलियर की वजह से लोग हमसे शिकवा सवालात करते कि हमने आपको वोट दिया, आप ये मसला हल करें, मजबूरन हमें करना पड़ता, वरना इमरान खान प्रिंसिपली ख़िलाफ़ था इसके कि MNAs को पैसे नहीं देने। वो कहता कि ये MNAs का काम नहीं है, लेकिन सब MNAs ने इस पर मुश्तरका एहतजाज और डिमांड मुतालबे करके फंड लिए, अपनी कैपेसिटी में खर्च किए। दूसरा जो तहरीक इंसाफ ने काम किया उसमें 1100 अरब रुपए का आपने बड़ा उसका तस्करा सुना होगा। 1100 अरब रुपए में 750 अरब रुपए के वो काम थे जो फेडरल गवर्नमेंट जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, डायरेक्टली फंड कर रही थी। वो मेगा प्रोजेक्ट्स कौन से थे? K4 का मंसूबा, जो पानी का मंसूबा था, जिस पर हमारे दौर में काम शुरू हुआ, FW उस पर काम कर रही थी। उसका पूरा जो पिछला रूट डिज़ाइन था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको वो सारा ठीक कर रहे थे। वो काम हमारी गवर्नमेंट गई तो रुक गया।
सर्कुलर रेलवे का काम शुरू हुआ हमारी गवर्नमेंट में, एफडब्ल्यू उस पर काम कर रही थी। वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वो काम हमने शुरू किया था, हालांकि उसमें रेलवे मिनिस्ट्री की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनका पुश था और उसकी वजह से हम कर रहे थे। वो काम भी रुक गया है। तीसरा, ग्रीन लाइन का मंसूबा, जिसके लिए इन फंड्स में एलोकेशन हुई थी। ग्रीन लाइन भी हमसे पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किया था काम, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने शुरू किया था। हमने इस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसको और साथ ही इसको ऑपरेशनलाइज किया और बसेस जो है ला कर दी। और चौथा जो मंसूबा है सबसे अहम, वो 3 नाले बनाए थे कराची में, जिसमें महमूदाबाद नाला, गुज्जर नाला और औरंगी टाउन नाला शामिल है, और ये भी एफडब्ल्यूओ ने बनाए थे हमारे दौर में। तो ये वो 4 बड़े मंसूबे थे जिसमें वफाक डायरेक्टली इन्वॉल्व था, और इसके अलावा सूबाई हुकूमत को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स दिए गए थे, जिसका मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ। आप कारकर्दगी से मुतमिन हैं, यानी आप ये कह रहे हैं? 100%। भाईजान, जो अवाम है वो तो कहती है कि जी हमने इतने वोट दिए थे, हमें कराची में इमरान खान तो बिल्कुल नज़र नहीं आए, उनके काम भी नज़र नहीं आए, हमने वोट इमरान खान के नाम पे दिया था। मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना। सर, लाहौर में मेट्रो बस बनती है, क्या प्राइम मिनिस्टर ने दी या वज़ीर आला ने दी? सूबाई हुकूमत ने। पेशावर में मेट्रो बनती है, क्या वज़ीर आला या सूबाई हुकूमत ने दी या प्राइम मिनिस्टर ने दी? ये वाहिद शहर ऐसा क्यों है कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर नाले बना रहा है आके, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बसों के प्रोजेक्ट्स दे रहा है? ये मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, एक्चुअली तो सिंध हुकूमत नाकारा है, फेल है। उसकी वजह से वफाक को यहाँ इन्वॉल्व होना पड़ता है कराची शहर में। यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन भी है, यहाँ जो है इनका सब चल रहा है, लेकिन जब कराची को देने की बात आती है तो कोई सिस्टमेटिक, कोई यानी बल्दियाती निज़ाम खोखला किया हुआ है, क्योंकि ये कैश काउज हैं ये जो इनके जितने महकमे और इदारे। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि, और साथ ही ये ज़रूर मेंशन किया जाए कि जब हमारी गवर्नमेंट थी, सूबाई हुकूमत का कोई कॉपरेशन नहीं था हमारे साथ। महकमे इदारे 18वीं तरमीम के बाद आइनी तौर पे सूबे के पास होते हैं, और उनके सरबरा आसिफ अली जरदारी को हमने जेल में डाला हुआ था। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ कॉपरेशन करते? कोई कॉपरेशन नहीं थी, बल्कि रुकावट थी, रेजिस्टेंस थी, हमारे हर काम में दरार थी। और उसके बावजूद भी ये जो प्रोजेक्ट्स मैं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पर हैं, कराची में डिलीवर हुआ। सर, एक तासुर पाया जाता है कि पीटीआई का जो भी लीडर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, वो मिला हुआ है और कंप्रोमाइज्ड है। तो आपके बारे में क्या ख्याल है? आप गिरफ्तारी तो आपकी हुई है, लेकिन शहनशाहों की तरह अंदर गए हैं, ये क्या, ये मामला ज़रा समझाएं हमें। पहले तो गिरफ्तारी शहनशाह की तरह क्या मतलब आप सर यानी लोगों को पकड़ दकड़ करते हैं, छापे लगे हैं, आप जा रहे हैं, हमने फुटेज देखी है, बल्कि आप सीसीटीवी भी थी, एक तो सीसीटीवी निकली थी, उसमें आप को ना खींचाता नहीं की जा रही, बस आप जा रहे हैं, कोई पकड़ दकड़ उस तरह नहीं हुआ। ये कि ये 26 नवंबर का जो, ये थोड़ा मैं लंबा तमीद बांधूंगा, एडिट नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, एक एक लफ्ज़ चलेगा। सर, 26 नवंबर का एहतजाज हुआ जो इस्लामाबाद में था। मैं यहाँ से पूरा कारवां लेकर गया था, अपने हलके से मर्द ख़वातीन बसेस लेकर गए थे, हम वहाँ लोगों को ठहराया। पूरे इवेंट में हमने पार्टिसिपेशन की, डी चौक के साथ मैं खड़ा था जहाँ गोलियाँ और ये सब चल रही थी, वो भी उसकी वीडियो फुटेजेस वगैरह भी मौजूद हैं। इससे पहले जो डी चौक पे एहतजाज था, धरना था, मैं उसमें भी मौजूद था। उससे पहले जितने प्रोटेस्ट, जितनी एक्टिविटीज़ तहरीक इंसाफ की हुई हैं, चाहे वो पिंडी में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे अटक में हो, सॉरी ये स्वाबई में हो, मैं हर जगह पहुंचा, पार्टिसिपेशन की। एक तो ये, मैं जब आता कराची अब ये धरना अटेंड करके, और तो उन्होंने रैकी की हुई थी या मेरा फ़ोन ट्रेस कर रहे होंगे या क्या होगा, तो बहरहाल मेरे घर पे उन्होंने छापा मारा। तो वो कुछ सादा लिबास लोग थे, उनके पास डिवाइसेस भी थी, डिवाइसेस उनके हाथ में थी, और कुछ पुलिस वाले भी थे उनके साथ, और वो जो है ऊपर मेरे रूम तक ही वो आ चुके थे, पहुंच चुके थे। और फिर उन्होंने यही किया कि उन्होंने बोला आपको हमारे साथ जाना होगा। मैंने उनसे पहला सवाल ये किया, वारंट है आपके पास? उनने कोई जवाब नहीं दिया इसका।
तो और वो थे भी सादा लिबास में और हाथ में डिवाइस भी थी उनकी, और डिवाइस वो लोकेट करते हैं, लोकेटर होता है उनके पास। तो बहरहाल ये उन्होंने उस वक्त ज़रूर किया कि ना कोई खींचादानी की, ये बात फैक्ट है कि उस वक्त कोई ना उन्होंने बदतमीज़ी की ना खींचादानी की, मेरे घर के दरवाज़े से लेके गाड़ी में बैठने तक, और उसके बाद वो मुझे एक मकाम पे ले गए। रही बात मुझे जेल में डाला जाता, मैं 30 तारीख़ को रिहा होता, 30 दिसंबर को, 19 दिसंबर को मेरी बहन की शादी होती। जज को मेरी फैमिली दरख्वास्त करती कि सर ये मतलब शादी है, अगर शादी का कार्ड भी दिखाया है कि आप इसके लिए अगर इनकी ज़मानत मंजूर कर दें वगैरह, वो रिहाई भी नहीं मिली उस वक्त। और ये मुझे नहीं पता लोग इसको कैसे, ये आज तक मेरी ये आदत नहीं है कि मैं कोई विक्टिम कार्ड, मैं हमेशा इस, हालांकि मेरे जितने सर्कल में लोग हैं या फैमिली के लोग हैं वो कहते हैं कि आप एटलीस्ट जो कुछ हुआ है वो बताएं। मेरा ये मानना है मैं क्यों खुश करूं किसी को कि मैं उसको बताऊं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंची है और मैं जो है बड़ा कोई प्रॉब्लम में था, और मैं उसको क्यों खुशी हो। मैं दलेरी से मैंने जेल काटी है, दोबारा भी काटूंगा, 10 बार डालोगे 10 बार काटूंगा, और 10 बार जो किया है वो करोगे फिर भी ऐसे ही खड़ा रहूँगा इमरान खान के साथ। मैं थोड़ी ये बताऊंगा कि मैं कोई बड़ी मुश्किल में था, बड़ी तकलीफ़ में था। ये मेरा मिजाज है और ये मैंने अपने लीडर से भी सीखा है, इमरान खान से। आपने जंग यहाँ से लड़नी है और यहाँ से अगले को शिकस्त देनी है, ना कि मैं अब बताऊं कि उधर, अब मैं जेल के हालात बताऊं। मैं जेल से निकल के मैंने अपनी बात नहीं की कि मेरे साथ ये हुआ, मैं इस मुश्किल में था। मैंने वहाँ जो प्रिजनर्स थे, जो उनके साथ गैर इंसानी सलूक होता, जो उनको गंदा गलीज़ खाना दिया जाता जो जानवर को नहीं दे सकते, और मैं भी वही खा रहा था क्योंकि घर के खाने की पाबंदी थी मुझ पे किसी से मुलाकात की पाबंदी थी जेल के अंदर। और मैं जब उसके पास जाता, जेलर के पास, तो वो कहता कि इनका हाथ है, आपसे, आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ना मेरे लिए घर से कोई सामान आता, ना कोई चादर तक नहीं आ सकती थी घर से, तो और घर की मुलाकात भी बंद थी। तो ये हालात जो जेल में होता है, ये उसको पता है कि ये वाले हालात कैसे और क्यों होते हैं। और मुझे जिस जगह रखा था वहाँ इंसानों को नहीं रख सकते आप, जो उस कमरे के हालात थे। तो ये सारी चीज़ें, और फिर जो मुझसे जो भी वहाँ पे मामलात हुए, मैं और डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन 3 बातें मैं ज़रूर करूँगा जो मैंने एक शख्स को वहाँ मुखातिब करके कहा। पहली बात उसको ये कही कि मेरा अपना लीडर है, मेरी अपनी पार्टी है, मेरी वो पार्टी पॉलिसी है, मैं उसके ताबे हूँ, मैं किसी के कहने पे कुछ नहीं करता, और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। ये मैं कैद था, ये मेरा 5वां 6ठा दिन था जब मैं कैद था, तो ये बात मैंने, अब मैं उस डिटेल में नहीं जाता कि कौन था क्या था। दूसरा उसको कहा कि ये जितनी मीटिंग हमारी हुई है, ये नहीं समझना कि मैं कोई रिहाई की भीख मांग रहा हूँ आपसे, मैं कोई रहम मांग रहा हूँ। मैं अल्लाह के हवाले हूँ, मैं जैसा हूँ, जितनी जेल कटेगी मैं खुश हूँ इधर, मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। ये नहीं समझना कि मैंने ये जो कुछ टाइम आपसे बात की तो मैं कोई आपसे कोई इसकी रहम मांग रहा हूँ। मैं जानूँ जेल जाने, ये रिकॉर्ड पे है, एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं। और वो अलग बात है कि अगले दिन मेरी एक और FIA का केस आ गया मेरे ऊपर, जेल के अंदर ही मेरे ऊपर FIA का केस आ गया। और वो FIA वाले आए कि भाई ये आपने ट्वीट की है। ट्वीट भी क्या थी, शाहिद खान की एक कोई बयान था, वो मैंने शेयर किया हुआ था ट्विटर पे, उस पर मुकदमा बना हुआ है उस पर, वो भी एक मज़ाहिया था। तो वो भी जेल में आके कह रहे हैं आप ट्विटर एक्सेस दें। मैंने बोला किस बात का एक्सेस दूँ आपको, जब ट्रायल चलेगा मुझे अदालत कहेगी मैं दूंगा, ऐसे तो मैं नहीं दे सकता। तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये अब वो किसी ने वहाँ फुटेज बना दी, मैं चलता हुआ आ रहा हूँ या क्या हो रहा है, तो उससे आप क्या अखज़ ना करें। लेकिन मेरा ये मिजाज नहीं है। वो मिजाज इसलिए नहीं है, मैं अगले को ये खुश नहीं कर सकता
कि वो समझे कि मैं बड़ा कोई कमज़ोर हो गया हूँ, मैं कोई रो रहा हूँ, मैं बड़ा तकलीफ़ में हूँ, और वो बड़ा खुश हो जाए और वो मुझे कमज़ोर समझे। वो मैं उससे ऊपर, मैं उससे ज़्यादा तगड़ा बनने की कोशिश करूँगा और अल्लाह साबित कदम रखे। जनाब, सर आपने एक जुमला कहा, किसी का बाप मेरी वफ़ादारी तब्दील नहीं कर सकता। क्या ये जुमला आपने कहा है? वफ़ादारी तब्दील करने का किसी ने कहा था? नहीं, ये मैं रिकॉर्ड पे ले आऊँ कि ये वाली चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। अच्छा। वफ़ादारी की तब्दील का मेरे साथ कोई बात नहीं हुई। और बातें हुई, वो छोड़ दें अभी, और क्या बातें हुई, लेकिन वफ़ादारी तब्दील की मुझ पे ये बात नहीं हुई। ये ज़रूर कोशिश, ये गिरफ़्तारी से पहले ये कोशिशें ज़रूर हुई। गिरफ़्तारी में मेरे साथ वफ़ादारी तब्दील की या इस तरह की कोई बात नहीं, और बातें हुई, लेकिन गिरफ़्तारी से पहले ये कोशिशें की गई। सिर्फ मेरे साथ नहीं, मुख्तलिफ सबके साथ ही की गई, और स्पेशली जो MNA MPs थे या कोर कमेटी के मेंबर्स थे, उन सब के साथ ये हरबे इस्तेमाल किए गए। और मतलब मैं रूपोशी में था तो उस वक्त भी मेरे घर के बाहर पूरी रैकी लगाई हुई थी, पुलिस जो है वो वहाँ बैठी हुई थी, सादा लिबास में लोग बैठे होते थे, और वो पूरी मूवमेंट मेरी फैमिली की वो सब कुछ फॉलो कर रहे होते थे, जज कर रहे होते थे। तो ये सब चीज़ें उस टाइम चल रही थी। और उस टाइम भी जब मैं रूपोशी में था, मेरी एक और सिस्टर की शादी थी जो मैं अटेंड नहीं कर सका। तो और वहाँ भी रैकी लगी हुई थी, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है वो कौन लोग थे जो उधर रैकी लगा के बैठे हुए थे। अच्छा। उन इवेंट्स में। तो ये सब चीज़ें अगेन, बहुत सी चीज़ों का वजाहत, अच्छा है कि आपके प्लेटफॉर्म पे वजाहत हो गई, और लेकिन मैं खुद, मेरा मिजाज ऐसा है कि ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपनी कमज़ोरी बयान कर रहा हूँ। सर 2 दिन पहले नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम किया है, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। उसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान की एक गैर सियासी शख्स से मुलाकात हुई है, और उन्होंने ख़बर दी है, या उनका एक तज्जिया था कि इमरान खान जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं। इस पे आपकी क्या टेक है? आपके तक ये आप क्लिप आपने देखा है? सर ये कोई ख़बर है आपके पास ऐसी? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई ख़बर नहीं है। नजम सेठी साहब ने बात की है तो इसकी वजाहत तो वो खुद ही देंगे। हमारे पास इस तरह की कोई ख़बर नहीं, क्योंकि हमें तो ये नज़र आता कि हाई कोर्ट की जानिब से जिन लोगों के नाम मंजूर होते कि ये लोग मुलाकात कर सकते हैं जेल में जाके, जब वो जेल जाते, जेल इंतज़ामिया उनको मिलने नहीं देती। इमरान खान साहब की सकी बहनों को मिलने नहीं दिया जाता, उसमें रुकावटें होती हैं। जो उनके वकला हैं, लीगल पैनल है, उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो ये सब फिर क्या है? एक तरफ यानी और फिर दूसरी तरफ इस सारे दौरान में भी हमारे लोग गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, मुकदमात बन रहे हैं। यानी आप ये देखें, लाहौर में अभी पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई जंग के बाद जी। अगले दिन उस पर मुकदमा हो गया कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली क्यों निकाली है। जितने अहदेदारान थे सब पे मुकदमे हो गए। तो ये जब सिलसिला है तो मुझे तो इसमें कुछ वो नहीं नज़र आता कि आप कोई जो वो कह रहे हैं MOU हो गया या नेगोशिएशन चल रही है। मुझे तो कोई पॉलिसी चेंज नहीं नज़र आता, और मैं ये समझता हूँ, और ये मेरा ही नहीं, पूरी अक्सरियत जमात का यही मौक़िफ़ है कि हमें कुछ भी रिलीफ मिलेगा तो वो एक सियासी जद्दोजहद से मिलेगा, एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद, अवामी मोबिलाइजेशन से मिलेगा। हमारी बात तभी सुनी। सर एक ट्वीट आपका पढ़ूँ ज़रा? सर, फ़ख्र पाकिस्तान इमरान खान की गिरफ़्तारी की सूरत में तमाम लोग अपने शहरों, ज़िलों और तहसीलों में एहतजाज की तैयारी रखें। किसी कॉल का इंतज़ार नहीं करना, खुद निकलना है आप सब ने और साबित करना है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। 28 फ़रवरी 2023 आपका एक ट्विटर हैंडल है सर। 2023 28 फ़रवरी को आपने ये ट्वीट की, और फिर 9 मई हो गया, आप इसको मतलब 9 मई, तो ये जो ट्वीट है, यानी आपको 9 मई से पहले ही तैयारी खान साहब ने करवा दी थी कि भाईजान मेरी इमरान खान रेड लाइन है, और ये जो ट्वीट है ये किस तनाजुर में हुआ है? ट्वीट में मुझे बताएं ना, इसमें कहाँ ये लिखा हुआ है कि आप टैंक और तोपे लेके चल दौड़ें, या आप जो है वो, क्या ट्वीट है? एहतजाज करना है। एहतजाज हमने, क्या आइन नहीं कहता कि एहतजाज करो? क्या
पीसफुल प्रोटेस्ट का Peaceful राइट protest, नहीं बिल्कुल है, है। है ना हमारे पास? तो वो तो हमने हर दौर में किया है। यानी आप देखें कि विक्टिम भी हम हैं, ठीक। इमरान खान को गोलियां लगती है, इमरान खान के घर पे छापे मारे जाते हैं गैर कानूनी, फिर 9 मई को जो गिरफ्तारी होती है इमरान खान की, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, अगले दिन उनको रिलीज किया गया। उससे पहले 2 साल इलेक्शन नहीं करने दिए जाते, पंजाब में इलेक्शन नहीं होते, आइन तोड़ा जाता, आइन सबूताज होता। ये सब कुछ एक पूरा तसलसल के बाद, और इन सब में वक्तन बवक्तन हमने एहतजाज किए। और हमें आज भी इमरान खान रेड लाइन है, कल भी था हमारी रेड लाइन, और इमरान खान की तरफ कोई भी आएगा हम फिर एहतजाज करेंगे। फ़र्क ये है, जो हमारा मुद्दा है सारा, हमने किसी को ये नहीं कहा 9 मई को कि आप तोड़ फोड़ करें, आप किसी भी जो फ़ौजी तनसीबात हैं उसमें घुसें, नुकसान पहुंचाएं वगैरह, ये किसी को भी नहीं कहा। ये कोई हिदायतनामा इस किस्म का नहीं था, एहतजाज की हद तक था, नंबर 1। और इसीलिए तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पे। ये इमरान खान का मौक़िफ़ है, पूरी पार्टी का मौक़िफ़ है। दूसरा हमारा मुतालबा क्या है? CCTV फुटेजेस सामने लाई जाए। तीसरा हमारा मुतालबा क्या है कि ये क्या तरीका है कि एक ही गाड़ी में अंदलीप अब्बास बैठी है, एक ही गाड़ी में खदीजा शाह बैठी है, एक को गिरफ्तार कर लिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, कहती मैं तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करती हूँ, वो घर चली गई। दूसरी इनकार करती, 1 साल जेल में होती। तो ये कौन सा कानून है कि एक ही जगह एक ही मौका वारदात पे 2 लोग पाए जाते हैं, एक पार्टी छोड़ता तो घर चले जाता। इसी और कितने ऐसे केसेस हैं। यानी कराची में हमारे जिस 9 मई के केस में मैं खुद हूँ, हमारे इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है, उसमें जिन्होंने पार्टी छोड़ी उनके केस C क्लास होके घर चले गए वो लोग। पुलिस ने गवाही दी कि ये था ही नहीं उधर। तो ये जब हथकंडे हरबे नज़र आते तो फिर डाउट आते कि ये तो निशाना कुछ और है, ये तो असल इनके पीछे एजेंडा कुछ और है। तो फिर इस चीज़ की क्या दिफा होगा, मुझे बताएं। कि किसी लम्हे आपने सोचा कि मैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं भी कर दूं, मेरे दोस्त, मेरे करीबी सारे, अली जैदी और बाकी सारे ये भी छोड़ गए हैं, मैं भी यार प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, अपनी ज़िंदगी आसान करूं। पहले 2 शादियां मैं नहीं देख पाया, अब अपने बाकी इवेंट्स में जा सकूं। सोचा था, कभी एक लम्हे ख्याल आया कि यार कर लेते हैं इस दफ़ा, अब कर लेते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर जाऊंगा, मेरे घर वालों ने कहा कि हम पत्थर खा लेंगे, ठीक सर, अच्छा। पत्थर खाएंगे हम लोग, ये जलालत ये बर्दाश्त नहीं होगी। और मेरा भी ये ईमान है। देखें, इज़्ज़त ज़िल्लत ये अल्लाह के हाथ में है, किसी ताकत के हाथ में नहीं है। इमरान खान पे 2 साल 3 साल हर किस्म का इन्होंने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, फैमिली तबाह की, पार्टी तबाह करने की कोशिश की, लेकिन क्या उसकी इज़्ज़त में कमी आई है? या वो आज पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर तरीन लीडर हो गया, वो जेल में बैठ के 180 सीटें जीत रहा है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। तो ये इतना ईमान अगर मेरा कमज़ोर हो जाए तो यहाँ बैठना मैं अपने लिए गवारा नहीं समझता। तो ये तो इससे मौत बेहतर है। अगर इस तरह मैं अपने आप को तसव्वुर भी करूं तो अल्लाह की कसम मौत आ जाए मुझे, उससे बेहतर है। सर, अगर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत में आ जाती है, मतलब सिंध में हुकूमत आपने बना ली, तो फिर वज़ीर आला आप हो सकते हैं? कैंडिडेट रहे हैं, सोचा, ख्याल आया कभी? कभी नहीं। मैंने आज तक ये तो खैर इमरान खान साहब का ही इख्तियार है, वो किसको बनाते किसको नहीं, वो उनका इख्तियार है। और मैंने आज तक जब भी खान साहब से मुलाकात हुई, मैंने कभी उनसे अपनी ज़ात की बात नहीं की, किसी और की ज़ात की भी बात नहीं की, किसी इंडिविजुअल की कभी बात नहीं की। हमेशा इश्यूज़ पे बात की, हमेशा इश्यूज़ की निशानदेही की। और ये भी हुआ कि कुछ बातें ऐसी कि जो कड़वे सच होते वो ही हमेशा सामने रखे। तो लेकिन अपनी ज़ात की कभी जो है वो उसको तरजीह नहीं दी इमरान खान के सामने, और ना आगे कभी दूंगा। मुझे लगता है कि इससे मैं ख़ुद को छोटा करूंगा या अपनी ज़ात की को तरजीह दे के मैं अपना किरदार छोटा कर दूंगा।
सर कराची में सबसे बेहतर काम किस जमात ने किया है, MQM, जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी? माजी में यार मैं तो इस सेंस में किसी को नहीं देखता। देखें, ये मुख्तलिफ पैमाने देखने के। अब कोई एक सड़क बना दे और सड़क के पीछे बत्ता ले रहा हो, और उस सड़क के पीछे बोरी बंद लाश भी दे रहा हो, और उस सड़क के पीछे जो है टारगेट किलिंग भी कर रहा हो, तो मैं क्या मेयार रखूं उसका? तो मैं तो माजी में जो भी काम हुए मैं उसमें कोई किसी को क्रेडिट नहीं देता, और उसके मल्टीपल फैक्टर्स थे। और तो आगे की बात करें आप। आगे अल्लाह ने कभी हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह फ़र्क ज़रूर पैदा करें। अगर आप एक लम्हे के लिए सोच लें कि CM बन गए, पहला काम क्या करेंगे? मतलब ख़बर आ रही है जी कि आलमगीर खान अब जो है वो वज़ीर आला सिंध इस वक्त बस मीडिया से गुफ्तगू करने वाले हैं पहली दफ़ा, तो क्या विजन है, क्या पहला काम करेंगे? सारे ब्यूरोक्रेट्स जेल में होंगे इंशाल्लाह। सारे ब्यूरोक्रेट जेल में होंगे इंशाल्लाह जनाब। वो ब्यूरोक्रेट्स, आपको पता है इस वक्त नैबज़दा ब्यूरोक्रेट्स जो ये आइन का हिस्सा है कि जो नैब में जिनके केसेस चल रहे हैं या जो नैब से कन्विक्टेड हैं, वो कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ठीक बात है गवर्नमेंट का। और मेरे पास फिगर थी, भी मैं भूल रहा हूँ, सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं ब्यूरोक्रेट्स जो नैबज़द हैं और बने हुए हैं 20-20 ग्रेड पे बैठे हुए हैं, और सिर्फ वो ऑफिस इंजॉय नहीं कर रहे, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। ये MNA सियासतदान वगैरह ये बहुत आखिर में जाके इनको तो चिंदी मिलती है, जो ये जो करप्शन पे बदनाम हुए हुए हैं, ये तो 2-2, 3-3% वाले करप्ट हैं। असल हिस्सा तो ये बाबू खा जाते हैं जो 15-15, 30-30% पे इनके पेट नहीं भरते। और यानी नेशनल असेंबली में मैं था तो ये एक उस पर हमने इस पर जमा भी कराई थी कि एक 20 से 22 ग्रेड का जो ब्यूरोक्रेट है उसके पास दो किस्म के मरात हैं कि उसको फ्यूल अलाउंस भी मिलता है और फ्यूल भी मिल रही है साथ, डबल मज़े। तो इस तरह के दर्जनों ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये पर्दे के पीछे होते हैं, इनको कोई पूछता नहीं। असल करप्शन के तरीके भी ये बताते, असल करप्ट भी यही होते हैं, और हर हुकूमत में ये एंजॉय भी करते। तो इनकी गिरफ्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो किसी दौर में नहीं हुई। सर आप भी बाकी सियासतदानों की तरह अरबपति हैं? नहीं, इसमें ऐसा है कि हमारी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली और बिजनेसेस जो हैं अब तो सबके अलग अलग ही हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई अरबपति वगैरह हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं। MNA जब रहे कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? हमारी जो बेसिक सैलरी थी उस वक्त, अभी डबल हो गई जी बिल्कुल ठीक है, हमारी बेसिक सैलरी थी 168,000 बेसिक सैलरी थी, 1,68,000। और TADA मिला के, यानी जो आप इजलास अटेंड करते और मुख्तलिफ उसमें जाते और जो इनके इवेंट्स होते, तो वो मिला के 2.5-3 बन जाती थी उस वक्त भी। डिपेंड करता है अगर इजलास है महीने में। बेसिक सैलरी 168,000 वैसे इस और ये मिनिस्टर्स, ये प्राइम मिनिस्टर की भी यही होती थी, मिनिस्टर की भी यही होती थी। मिनिस्टर के पास कुछ पर्क्स प्रिविलेजेस ज़्यादा होते थे, उनको फ्यूल अलाउंस मिल जाता था, मोबाइल फ़ोन अलाउंस मिल जाता था, और कुछ स्टाफ गाड़ी ये चीज़ें मिल जाती। MNA के पास ये चीज़ें नहीं थी। तो MNA इस मामूली सी तनख्वाह से तो अपना घर मुश्किल से चलाएगा जिस तरह की महंगाई चल रही है। अच्छा खैर सर, आप इमरान खान के करीब, मैं तो इसके हक में भी नहीं हूँ, ये भी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं। परफेक्ट। जब आप सीट पे हैं फिर नहीं मिलनी चाहिए। किबला ये बताएं कि जब आप इमरान खान के करीब रहे? मैं करीब कह सकते हैं, करीब कह सकते हैं। अच्छा, करीब रहे आप। एक आपके साथी हैं कराची से, उनका ताल्लुक़ है, फैसल वाडा। साथी दोस्ती अभी है या अभी नहीं है? मेरी तो पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। अच्छा, मुलाकातें होती थी एज अ पार्टी में जो भी? हाँ, बस नॉर्मल। सर वो कहते हैं कि इमरान खान को और PTI को खुशामदी टोले ने बर्बाद किया। तो आप करीब तो थे, खुशामदी टोले में भी थे या नहीं थे? मैं लगता हूँ आपको? सर आप बताएंगे ना सर। नहीं, फैसल वाडा तो लगता है ना।
फैसल वाडा तो लगता है ना, इसीलिए तो वो आज किस पार्टी से वो सेनेटर बना है मुझे ये बताएं ना। वो मिक्स है। किस पार्टी, आज वो जो टीवी पे बैठा है किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आज वो सेनेट में बैठा है किस पार्टी के होता है ना कि आपको पार्टी नीचे सूबाई असेंबली में वोट देती है तो आप सेनेट में जाते हैं, किस पार्टी ने दी है? वो तो नून लीग को भी गालियां दे रहा है, वो तो पीपल्स पार्टी को भी गालियां दे रहा है। तो एक तो ये कि जिसकी बुनियाद ठीक ना हो, और फिर अफसोस ये होता है कि मीडिया पे उसको एक्सपोजर भी दिया जाता, उसको एक बहुत बड़ी चीज़ बना के पेश भी किया जाता, जिसका अपना वोट बैंक ना हो, जिसकी अपनी रूट्स ना हो, पॉलिटिकल रूट्स ना हो, एक स्ट्रगल करके एक मकाम तक ना पहुंचा हो, और बस वो पिछले दरवाजे से निकल के खुशामदी कर करके वो यहाँ तक पहुँच गया, तो वो क्या मिसाल खुशामदी की देगा? नंबर एक। नंबर दो ये, मुझे जो जानते हैं उनको मालूम है मैं खुशामद जो है वो ना अपने लिए पसंद करता हूँ कि कोई मेरी करे, और दूसरे की तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं करूँ। और इसीलिए मैं इसकी क्या मिसाल दूँ, लेकिन अगर खुशामदी होती तो आज मैं भी फैसल वाडा की तरह सेनेट में बैठा होता। लेकिन एक बात है, आपने उसी फैसल वाडा को अपनी टीम में रखा हुआ था, तो तब मेरा ख्याल है वो फिर अच्छे होंगे, यही बात है। नहीं, तब भी देखें, तब भी ऐसे ही थे। मैं दो तीन चीज़ें बताऊँ। माजी में हमारी बहुत गलतियाँ रही हैं जिसका अक्सरियत का इमरान खान ने ख़ुद एतराफ़ किया, और बहुत सी गलतियों का हम आज खुमियाजा भी भुगत रहे हैं। अच्छा जी, तो फैसल वाडा उनमें से एक है। फैसल वाडा एक गलती है, तो बुज़दार नाकाम 3 वज़ीर आला आप मानते हैं सर? वैसे दुनिया मान गई अब सर। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, बुज़दार का भी मेरे पास कोई दिफ़ा नहीं है, मैं उसका दिफ़ा नहीं कर सकता। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं माजी में जो गलतियाँ रही हैं, और उसका एतराफ़ करने में, और इमरान खान ने बहुत सी चीज़ों का एतराफ़, यानी एक्सटेंशन देना सबसे बड़ी गलती थी। हमने जो उस टाइम के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी थी, वो एक गलती थी। तो और भी ऐसे दर्जनों वाक़यात हैं जो हमसे गलतियाँ हुई, और तो इंसान सीखता है। सर मुर्तज़ा वहाँ बड़ा टीवी पे एक्टिव नज़र आते हैं, यकीनन आपसे मुलाकातें रहती होंगी, एक शहर है, तो वो कहते हैं कि जी हमने कराची के लिए बहुत काम किए हैं। हमारी पॉडकास्ट में आप कह रहे हैं कि मैं मुतमिन नहीं हूँ, इस शहर में टूटी रोड्स हैं, गटर जो हैं वो उबल रहे हैं। तो मुर्तज़ा आप काम कहाँ कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी किधर नज़र आती है? यार देखें, मुर्तज़ा वहाब हो या जो भी इनका निज़ाम है इस वक्त, एक निज़ाम या एक बंदा वो मैंडेट चोरी करके आया हो जिसका जन्म ही नाजायज़ हो, यानी आप अक़लियत से निकल के आपको अक्सरियत में ला बिठा दिया गया। जमात इस्लामी की अक्सरियत थी और हम उनके अलाइंस में थे। बिल्कुल ठीक। उनके साथ ज़्यादती हुई। कराची वो शहर है जहाँ 2 बार धांधली हुई है, एक बलदियाती इलेक्शन में और एक जनरल इलेक्शन। यानी पुलिस ने या पुलिस को इस्तेमाल किया, हमारे जो कैंडिडेट्स थे यूसी के नाजिम थे उनको घरों से उठाया गया, रात को गायब कर दिया गया, किसी की वफादारी तब्दील की, किसी को पैसों पे खरीद, ये सब चलता रहा। बिल्कुल ठीक बात। और फिर इसको लाकर ज़बरदस्ती का मेयर बना दिया। मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ इससे? जो बंदा पूरे सिस्टम को रोंकते हुए आया हो, पुलिस का इस्तेमाल करते हुए बदमाशी से आया हो, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि ये इस शहर की बेहतरी के लिए काम करेगा, ये इस निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करेगा? तो मैं तो इससे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। मुलाकात हुई है आपकी मतलब आपसे? नहीं, मेरी कोई मुलाकात। अगर होगी तो ये बातें ऑफ कैमरा कह देंगे उनको कि भाईजान क्या कर रहे हैं आप, कोई काम नहीं हो रहा? मैं तो कह रहा हूँ उसका सियासी जन्म ही नाजायज़ है ना, तो काम तो बहुत दूर की बात है। सर ये बच्चों के लिए आपने नए कोर्सेज़ का आगाज़ किया है, इसके बारे में ज़रा आगाही दें, क्योंकि कराची में तालीम यानी आप कह लें कि एक तरह फ्री टाइप कोर्सेज़ हैं, उसके बारे में बताएं ताकि मैक्सिमम लोग इसका पार्ट हो सकें और फिर अच्छा पढ़ सकें, अर्न कर सकें, आगे जा सकें, ये ज़रा बताएं। सर ये फिक्सिट आईटी स्किल सेंटर है जो बफर जोन में कायम है। 1 साल पहले हमने इसकी शुरुआत की। वहाँ आईटी कोर्सेज कराए जा रहे हैं जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, अमेज़ॉन, वेब डेवलपमेंट और इंग्लिश लैंग्वेज, ये कोर्सेज़ वहाँ कराए जा रहे हैं। कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं चंद जो 4000 के हैं, मेजॉरिटी कोर्सेज़ 2000 रुपये हम चार्ज करें। 2 महीने का ये कोर्स है और ये एक्चुअली कम्युनिटी सर्विस ही है।
और ये कोर्सेज़ प्राइवेट सेक्टर में 60-70 हज़ार के कराए जाते। तो यहाँ कोई भी मर्द ख़वातीन आ सकते, हर एज ग्रुप के लोग आ सकते, बस कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक उनको नॉलेज हो तो वो आ सकते। और ये एक्चुअली इसका मकसद ये था कि हम कम एफ़र्ट में वो क्या स्किल दें लोगों को कि जिससे वो अपने घर की कफ़ालत कर सकें। इस प्रोजेक्ट का नाम भी ख़ुद कफ़ील है कि लोगों को ख़ुद कफ़ील बनाएं कि वो, और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं आज आप इससे लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। तो और आपसे बेहतर कौन जानता है। तो ये सब वो चीज़ें जो हम वहाँ सिखा रहे हैं लोगों को, अल्लाह मदद कर रहा है। यकीनन ये एक बेहतरीन अलमगीर भाई आपका ये इकदाम है सर। और फिक्सड बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और फिर बच्चों पे काम, उनको एजुकेशन और आज के दौर की स्किल्स सिखाना भी बड़ा ज़बरदस्त है। सर आखिरी 2 सवाल, सर। पीपल्स पार्टी में सबसे अच्छा इंसान कौन लगता है? मतलब वो लीडर भी हो सकता है और वैसे मेरी यार इससे बड़ी दोस्ती है। यार अच्छे बुरे लोग तो खैर हर जमात में होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये होता है कि मैं एक्चुअली जमात में ना लीडर को देखता हूँ कि लीडर की क्या गाइडलाइन है, लीडर ने क्या इंस्पिरेशन दी है। यानी एक जमात का लीडर आपसे पूछ रहा हो, ये मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कि मैं ज़बानी जमा खर्च है। लीडर आपसे पूछ रहा हो, एक एमएनए से पूछ रहा हो कि कितना पैसा कमाया, और एमएनए उसको बताए कि मुझे ये मौका नहीं मिला, वो मौका नहीं मिला, फिर लीडर ही जमात का जो सरबरा है वो आपको मौका दिलवाए और फिर इलेक्शन से पहले कहे कि अब पार्टी को फंड्स चाहिए। ये पीपल्स पार्टी वाला जो मैं कह रहा हूँ उसको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस जमात का ये हाल है। बाकी अच्छे बुरे लोग, मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। नहीं कोई दोस्त नहीं। और पीएमएलएन मैं ये ज़रूर है, मैं गमी में नासिर हुसैन शाह की जब वालदा का इंतकाल हुआ था तो उनकी गमी में मैं शरीक हुआ था, गम में शरीक हुआ था। फिर मेरे वालिद की जब इंतकाल हुआ तो वो भी आए थे, बल्कि वो ही सिर्फ नहीं, सईद गनी भी आए थे और दूसरे केमाड़ी वाले कादिर पटेल ये भी आए थे, और भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आई थी उधर ताज़ियत पे। तो उन सब का मैं मशकूर हूँ इस एतबार से। लेकिन इसके अलावा मेरा कोई मैं वैसे भी मैं कोई बहुत सोशल आदमी नहीं हूँ कि मैं कोई ताल्लुक़दारी रखता हूँ या किसी से अलेक सलेक रबते रखता हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरी ये एक ख़ामी है। तो पीएमएलएन से तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि उनका कराची में कोई सिस्टम नहीं। सर आपकी मूँछों का राज क्या है, मतलब सेहतमंद मूँछों का राज क्या है? नहीं यार, इसका कोई राज नहीं है। इसका ये ज़रूर है कि मेरे ग्रैंडफादर की थी, उनकी तस्वीर भी मैं आपसे शेयर करूँगा। वो बल्कि उनको कश्मीर वॉर में 1948 में उनको गवर्नमेंट ने मेरे घर में 3 टाइटल्स हैं जो जंग लड़ी थी कश्मीर में, तो 3 टाइटल्स हैं जो गवर्नमेंट ने दिए। एक फ़ख्र कश्मीर है, एक शेर कश्मीर है और एक शेर जंग है। ये 3 सनतें दी थी और गवर्नमेंट ने ज़मीनें भी कुछ दी थी इनके नाम उस एक रिवॉर्ड के तौर पे। तो वो उनसे एक इंस्पिरेशन थी मूँछों की, वही चीज़ फॉलो इनहेरिट की है। तो इसमें और कोई राज नहीं है भाई। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ा ज़बरदस्त आपके साथ ये एक नशिस्त रही। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकातें रहेंगी। नाज़रीन, ये था आज का हमारा खबर दुनिया पॉडकास्ट। इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपसे ज़रूर एक नए मेहमान के साथ दिलचस्प गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।